बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आज सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध असेंबली और सूबाई काबीना का आखिरी इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास से अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला सिंध आखिरी खिताब करेंगे। अलविदाई दोहराने का एहतमाम भी किया गया। सिंध काबीना का अलविदाई इजलास भी होगा। वज़ीर आला सिंध आज असेंबली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर सिंध को भिजवा देंगे। आपको बताएं कि सिंध असेंबली और सूबाई काबीना का आखिरी इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। बिल्कुल, इजलास से अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला सिंध आखिरी खिताब करेंगे। अरकान असम्बली के एजाज़ में फोटो सेशन और अलविदाई दोहराने का एहतमाम भी किया गया। सिंध काबीना का अलविदाई इजलास भी होगा। वज़ीर आला सिंध आज असम्बली तहलील करने की एडवाइस गवर्नर सिंध को भिजवा देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध असम्बली और सूबाई काबीना का आखिरी इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ जमाली, आजिज़ अपडेट कीजिएगा। आजिज़ जमाली अपडेट कीजिएगा, आज इजलास होने जा रहा है सिंध असम्बली और सूबाई काबीना का आखिरी इजलास है, इस सवाल से क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, मैं सिंध असम्बली में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आपको 168 चेयर्स नज़र आ रही होंगी। ये आप देख सकती हैं 168 कुर्सियां हैं जो असम्बली के बाहर लगा दी गई हैं और इन कुर्सियों पे 168 जो ऐवान के मुंतखब मेंबरान हैं जो इस 5 साला कारकर्दगी जिन्होंने पेश की वो बैठेंगे और इनका एक फ़ोटो सेशन होगा। उसके बाद असम्बली बिल्डिंग के अकब में एक पूरा बावर्ची खाना है और पूरा इस वक्त मज़ेदार खाने भी पक रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं। मैं आपको अगर थोड़ी सी तफसीलात बताऊं तो सिंध असम्बली का आज आखिरी दिन है और आज 3 बजे रवायती सेशन का टाइम रखा गया है। सेशन से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार खिताब करेंगे। ये आखिरी खिताब होगा उनका। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सिंध असम्बली का ये जो टेन्यूअर है 5 साला, ये 502 दिन तक कार्रवाई चली है। सिंध असम्बली के जो सेशंस हुए उनके दिनों की तादाद 502 है। तो इस तरह और सिंध असम्बली ने 267 आइनी बिल मंजूर किए हैं। इन 5 सालों के दौरान 267 आइनी बिल मंजूर हुए, जबकि जो अगर यूं कहा जाए इन 500 दिनों के दौरान सेशन कितने हुए, एक सेशन 15 दिन चलता है तो 35 सेशन हुए। 5 साल के दौरान 35 सेशन हुए सिंध असम्बली के। आज बिलाखिर सिंध असम्बली का ये 5 साला दौर इख्तिताम पजीर हो रहा है और सिंध असम्बली के इस आज के आखिरी दिन के सेशन के बाद आज शाम में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह गवर्नर सिंध को एक एडवाइस भेजेंगे। उस एडवाइस पे गवर्नर सिंध जो है आज शाम या आज रात तक सिंध असम्बली को तहलील कर देंगे। वैसे 13 अगस्त तक सिंध असम्बली की मुदत थी, लेकिन बीच में 2 दिन की छुट्टियां हैं, तो आज रात तक सिंध असम्बली किसी वक्त भी तहलील हो सकती है। दूसरी जानिब सिंध काबीना का एक इजलास इस वक्त वज़ीर आला हाउस में हो रहा है और इस काबीना के इजलास में इन तमाम मामलात पे गौर किया जाएगा। कुछ सरकारी एजेंडाज भी हैं जिनको मंजूर किया जाएगा। सिंध काबीना में निगरान सेटअप के हवाले से भी बातचीत होगी। कुछ नामों पे गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम दिए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम है, साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ अली शाह का नाम है और सिद्दीक मेमन का नाम है। GDA से नाम मांगे गए हैं। इम्कान इस बात का है कि आज शाम में ही या इस सिंध असम्बली के इस ज़ोराने के दौरान जो मेंबरान के एजाज़ में स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जानिब से ज़ोराना दिया गया है, इसी ज़ोराने के दौरान इम्कान है कि वज़ीर आला सिंध से अपोजिशन लीडर राना अंसार की बातचीत हो और अपोजिशन के जो नाम हैं वो वज़ीर आला सिंध को पेश किए जाएं और आज शाम तक ये निगरान हुकूमत का मामला या निगरान वज़ीर आला का मामला भी तैयार हो जाए। बहरहाल इस वक्त फ़ोटो सेशन का इंतज़ार है और मज़ेदार खाने पक रहे हैं। जी, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आजिज़, हमने देखा कि बड़े पैमाने पर कानून साजी की गई है। चंद रोज़ कबल
तो कितना इनको फ़ायदा होगा? क्या नई असम्बलियाँ जब तहलील होंगी तो इस जो कानून साजी की गई है इसमें दोबारा रद्दोबदल होने के इम्कानात हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये जो मौजूदा सेशन है, रवां सेशन जिसका आज आखिरी दिन है, इस सेशन में भी 32 सरकारी बिल मंजूर किए गए। इस सेशन के दौरान 32 सरकारी बिल मंजूर हुए। ये बड़ा कानून होता है, बड़ी कानून साजी होती है। इनमें बहुत सारे बिल गवर्नर सिंध ने दस्तखत कर दिए और गवर्नर सिंध के दस्तखत के बाद वो कानून बन जाता है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। रद्दोबदल फिर आने वाली असेंबली कर सकती है, तरामीम कर सकती है, इस कानून को तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी कुछ बिल जो आखिरी दिनों में मंजूर हुए थे असेंबली की जानिब से, वो गवर्नर सिंध के टेबल पर पड़े हैं। उन पे अभी गवर्नर सिंध ने उनकी तौसीक नहीं की है। अगर गवर्नर सिंध तौसीक नहीं करते तो वो उनके बारे में बात ज़रूर की जा सकती है, लेकिन जो बिल मंजूर हो चुके हैं वो अब कानून बन चुके हैं। इन कानून पर अमल होना है, वो अब गज़ेट बुक में शाया हो चुके हैं, इनको कोई भी तब्दील नहीं कर सकेगा। जी अच्छा आजिज़, बताइएगा कि सिंध का निगरान वज़ीर-ए-आला कौन होगा, क्योंकि अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आला सिंध के दरमियान आज एक अहम मुलाकात मुतवक्की है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी हाँ, निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए इंतज़ार है GDA, MQM और जो अपोजिशन अरकान है। अपोजिशन ने अभी तक नाम नहीं दिए हैं। हमारी इतलात के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से फजलुल्लाह कुरैशी एक साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, उनका नाम तजवीज़ किया गया है और दूसरे नाम भी अपोजिशन की जानिब से तजवीज़ ज़रूर किए गए हैं। लेकिन चूँकि GDA के सरबराह जो है वो पीर पगारा हैं, उनसे अभी भी मुशावरत होनी है GDA के ज़राए के मुताबिक। जबकि MQM की जानिब से साबिक वफाकी ब्यूरोक्रेट हैं शुएब सिद्दीकी का नाम दिया जा रहा है। अब इन नामों को अभी वज़ीर-ए-आला सिंध को पेश नहीं किया गया, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हतमी नाम है या इनमें कोई रद्दोबदल होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो 3 नाम आ रहे हैं, उनमें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर रिजवी, चीफ सेक्रेटरी साबिक मुमताज़ अली शाह और सिद्दीक मेमन जो साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, इनके नाम आ रहे हैं। इन 3 नामों में जो अपोजिशन के नाम आएंगे 2 या 3, उनको मिलाया जाएगा, फिर उनमें से किसी को हतमी शक्ल दी जाएगी, जिस पे अपोजिशन लीडर का वज़ीर-ए-आला सिंध से इत्तफाक होना बहुत ज़रूरी है। अगर इत्तफाक नहीं होता है इन नामों पे, तो फिर इन नामों को एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके हवाले किया जाएगा। उस पर भी अगर इत्तफाक नहीं होता है तो फिर ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अगर हुकूमत और अपोजिशन में कोई इत्तफाक नहीं हो पाता तो फिर वो नाम दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, फिर इलेक्शन कमीशन जिसको भी वज़ीर-ए-आला मुकर्रर करे। ये सूरत हाल है इस वक्त तक। लेकिन अब तक हमारे सामने निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए हतमी नाम नहीं आ सके हैं। अच्छा अजीज, जैसे कि आपने बताया कि हुकूमत की जानिब से सैयद मुमताज़ अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और सिद्दीक मेमन के नामों की तजवीज़ की गई है, ये बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से अब तक कौन कौन से नाम सामने आए हैं? कुछ नाम ज़रूर हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। शुएब सिद्दीकी का नाम गर्दिश कर रहा है, फजलुल्लाह कुरैशी का नाम गर्दिश कर रहा है। ये दोनों साबिक वफाकी सेक्रेटरीज़ हैं। शुएब सिद्दीकी का नाम MQM की जानिब से पेश किया गया है, फजलुल्लाह कुरैशी का नाम GDA की जानिब से पेश किया गया है। GDA ने हालांकि 3-4 नाम दिए थे, लेकिन आज हमारे ज़राए कह रहे हैं सफदर अब्बासी का नाम था और लोगों का नाम था। बताया जा रहा है कि GDA उन नामों से दस्तबरदार हो रही है, सिर्फ फजलुल्लाह कुरैशी का नाम वो दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए अभी भी उनकी एक मुशावरत है वो जारी है, क्योंकि अभी तक अपोजिशन लीडर की जानिब से हुकूमत को नाम दिए नहीं गए हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अपोजिशन के ये नाम हतमी है। जब ये नाम पेश किए जाएंगे तो फिर कहा जा सकता है कि अपोजिशन के जो दिए गए नाम है वो हतमी है। आज शाम तक कभी इम्कान इस बात का है कि आज शाम तक ये मसला भी हल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आला सिंध से अपोजिशन लीडर राना अंसार नकवी की मुलाकात हो जाएगी और अपोजिशन लीडर के जानिब से जो नाम पेश किए जाएंगे उन पर गौर किया जाएगा, फिर कोई हतमी शक्ल सामने आ सकेगी। अच्छा आज इस गौर तो किया जाएगा नामों के हवाले से भी, लेकिन ज़राए कहते हैं कि आज होने वाले इजलास में फ़ंड्स की मंजूरी भी मुतवक्के है। ज़राए क्या कहते हैं, किन किन कामों के लिए फ़ंड्स की मंजूरी मुतवक्के है? जी आज सिंध असेंबली का जो एजेंडा है
एक तो रवायती एजेंडा होता है जिसमें सवाल और जवाब होते हैं, कुछ अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस होते हैं, एक आधा सरकारी बिल है। इजलास जो सेशन का टाइम 3 बजे रखा गया है, लेकिन ज़्यादातर कल का जो तवील दिन था उसमें भी यही हुआ कि ज़्यादातर अरकान ने 5 साल कारकर्दगी पर तकारीर की। कल 22 अरकान ने तकारीर की थी। तो नज़र ये आ रहा है आज भी कुछ वज़रा तकारीर करेंगे, कुछ अपोजिशन के अहम रहनुमा तकारीर करेंगे, फिर उसके बाद अपोजिशन लीडर और आखिर में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपनी 5 साल कारकर्दगी असम्बली के सामने बयान करेंगे, जिसमें कहा यह जा रहा है वज़ीर आला सिंध की जानिब से आज कुछ अहम ऐलानात भी मुतवक्का हैं। चूँकि असम्बली का आखिरी दिन है और वज़ीर आला अगर असम्बली के अंदर कुछ ऐलानात करते हैं तो उन ऐलानात की असम्बली से मंजूरी भी ली जा सकती है। वो अवाम के हवाले से वो अहम बातें हो सकती हैं जो बहरहाल वज़ीर आला सिंध अपनी तकरीर में कहेंगे और उसके बाद ऐवान से उनकी मंजूरी ली जाएगी। चूँकि सिंध काबीना का इजलास हो रहा है, सिंध काबीना के आखिरी इजलास के एजेंडा में कुछ कवानीन मौजूद हैं, कुछ एजेंडाज मौजूद सिंध काबीना से मंजूर होते हैं, तो फिर आज ही उनको सिंध असम्बली में भी पेश किया जाएगा और फिर सिंध असम्बली से उनकी मंजूरी ली जाएगी। जी, सिंध असम्बली और सूबाई काबीना का आखिरी इजलास आज दोपहर 3 बजे होने जा रहा है और इजलास से अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला सिंध आखिरी खिताब भी करेंगे। तमाम तर तफसीलात से आजिज़ जमाली हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात कर लेते हैं कारोबारी खबरों के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 1000 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की लेन देन का सिलसिला जारी है। मार्केट में मुस्बत अंदाज से सरमायाकार सरगर्म दिखाई दिए हैं। 100 इंडेक्स में पहले सेशन में 440 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 48,000 की सतह अबूर कर गया है। मजीद मार्केट की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा आज हफ्ते का आखिरी रोज़ है, किस तरह का रुझान देख रहे हैं आप मार्केट में? जी बिल्कुल, जैसे जुम्मे का रोज़ जो होता है वो कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ होता है और मार्केट 2 सेशंस के अंदर जो है वो अपना कारोबार करती है। इस वक्त पहले सेशन के अंदर हमने जब देखा सुबह का आगाज़ बेहतरीन आगाज़ था। आज सुबह भी मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स जो है वो 100 इंडेक्स में देखे गए और ऐसी खबरें फिर जो है उसके बाद आने लगी कि क्या वजूहात बनी, क्यों मार्केट के अंदर से जो है इस वक्त तक 600 से ज़्यादा पॉइंट्स 700 पॉइंट्स के करीब जो है मार्केट में से इस वक्त निकल चुके हैं और 440 पॉइंट्स के ऊपर जो है 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मार्केट की क्या सूरत हाल है उसको जानने के लिए हमारे साथ शहरियार भट्ट मौजूद हैं। शहरियार, क्या वजूहात ऐसी बन रही हैं? हम सुबह देखते हैं मार्केट का सेंटिमेंट 1000 पॉइंट का एकदम से आना और उसके बाद एकदम से प्रॉफिट टेकिंग देखी जा रही है और शेयर्स का निकल जाना। सबसे पहले तो ये बताएं कि मार्केट में ऐसी कौन सी खबर आज सुबह ऐसी थी जिसने मार्केट को इतना सहारा दिया और 1000 पॉइंट प्लस हुए? देखिए, अगर पर्टिकुलरली मैं आज की बात करूं तो कल हमने देखा कि मार्केट में बड़ा सेल ऑफ देखा था, 900 से ज़ायद पॉइंट की कमी विटनेस की थी। तो आज जब सुबह खबर आई कि खासतौर पे MSCI इंडेक्स में पाकिस्तान की 15 कंपनीज़ को इंक्लूड किया गया है, काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर आप देखें लास्ट 6 वीक में तकरीबन $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फॉरनर्स की जानिब से आई है। तो इम्कानात यही कि आने वाले दिनों में फर्दर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, ये खबर बनी। फिर दूसरी तरफ जो जितने भी हमारे खलीजी ममालिक हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, खबर वो पॉजिटिव थी जिससे मार्केट को ड्राइव किया और आपने 1000 पॉइंट तक जाते हुए देखा। फिर हमने मार्केट में प्रॉफिटिंग विटनेस की क्योंकि आने वाले दिनों में लॉन्ग वीकेंड आने जा रहा है। 14 अगस्त की भी छुट्टी है और फ्राइडे को यूजली वैसे ही प्रेशर होता है बाजार में। तो आपने देखा कि मार्केट ने सेटल किया फर्स्ट हाफ के इख्तिताम पे तकरीबन 500 पॉइंट के करीब। जहां तक ताल्लुक है आपके दूसरे सवाल का, तो यकीनी तौर पर मार्केट में आपने देखा कि पिछले 1 महीने में तकरीबन 7000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ है। जब इतने ज़्यादा पॉइंट्स मार्केट में बढ़ जाते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग के इम्कानात हमेशा मार्केट के अंदर रहते हैं और हम मार्केट में यही विटनेस करें कि मार्केट में अब 2 से 3%, 1.5% अप डाउन होना अब मामूल की बात नज़र आती है। बड़े बड़े स्विंग्स आएंगे, यही हमारी फोरकास्ट है। आने वाले दिनों में भी बड़े स्विंग्स आएंगे मार्केट के अंदर, वॉल्यूम थोड़े बेहतर लगेंगे और ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो ब्लू चिप स्किप्स के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में आप देख रहे हैं कि इतना उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। यार, जब 1000 पॉइंट का निकल जाना या आ जाना, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोगों की निकल जाती है। जो सुबह आज देख के मार्केट के अंदर आए होंगे, MCSI की जो रिपोर्ट आई उसकी जो 15 कंपनीज़ की आई उसको देख के जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद अब मार्केट ने एकदम से 600 से ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो माइनस कर दिए। तो ये तो एक बड़ा लॉस उठाए बैठी है ना, जिन्होंने सुबह अगर उसको देख के अगर अब मार्केट के प्राइसेस ऊपर गए हों और अब प्राइस नीचे आए होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि देखिए मार्केट ने सुबह अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मार्केट सुबह खुली थी 200 पॉइंट प्लस,
खुली थी, फिर उसके बाद तकरीबन 1000 पॉइंट तक प्लस गई है, तकरीबन 800 पॉइंट की रैली बनी है। इस दौरान आप एंट्रीज ले सकते थे मार्केट के अंदर। फिर दूसरी बात ये थी कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिपोर्ट्स पढ़ के मार्केट के अंदर एंट्रीज लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ जाए तो आप मार्केट में ऊपरी सतह के ऊपर बाइंग करें। आप हमेशा डिप्स का वेट करें। बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेट, ये मार्केट की एक स्ट्रेटजी है जो नॉर्मल हालात में अडॉप्ट की जाती है। इन्वेस्टर्स को भी इसी चीज़ के ऊपर नजर रखनी चाहिए। फिर हर ब्रोकेज हाउस अपनी एक रिपोर्ट देते हैं जिनमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं मार्केट के, उनको यकीनी तौर पे नज़र में रखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में आए, आपने सुबह स्क्रीन खोली और आपने मार्केट के अंदर एंट्रीज ले ली। पहले होमवर्क करना चाहिए प्रॉपर्ली, फिर आप मार्केट के अंदर एंट्रीज दें ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। तो टिप ऑफ द डे आज क्या देंगे? जो आज देख रहे हैं लोग, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या लग रहे हैं कि नेगेटिविटी के ऊपर ही क्लोज करती हुई जा रही है या मजीद इसके अंदर तेज़ी देखी जा सकती है? देखिए, मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएई से फंड्स आ रहे हैं, इनफ्लोस पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो मेरी टिप्स यही होंगी कि आज मार्केट में जितना मुमकिन हो सके आप अपनी पोजीशन स्क्वायर करके जाएं फॉर द नेक्स्ट वीक, और नया वीक आता है तो नई पोजीशन वहाँ से लें। रिजल्ट्स की क्या पोजीशन है? अब तक जो रिजल्ट्स आ चुके हैं वो भी मार्केट को बहुत सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं, खास करके बैंकिंग सेक्टर को लेके लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसने दिए हैं। तो क्या अब तक कितने रिजल्ट्स आ चुके हैं और कहाँ तक मार्केट को सपोर्ट कर रही है? देखिए, बैंकिंग का आपने जिक्र किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है बैंकिंग की। यूबीएल की जानिब से हमने देखा 11 रुपये का बम्पर डिविडेंड दिया गया, 7 रुपये एमसीबी का डिविडेंड आया, 2 रुपये से ज़ायद आपने जो है एचबीएल का रिजल्ट आया, उन्होंने डिविडेंड दिया है। कल मीज़ान बैंक ने 36 बिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट किया है विद इन 6 मंथ से। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है सारे बैंक्स की। जहाँ तक बात करें, फिर पावर सेक्टर की तरफ से अच्छा डिविडेंड देखने में आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस, जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने एक डिविडेंड प्लग बैक इन स्कीम एक बनाई है जिसके तहत ओजीडीसी का मतवक्को के तकरीबन 62 रुपये तक डिविडेंड दे सकते हैं। अभी इतनी चीज़ नहीं है लेकिन बातें हो रही है मार्केट में, तो ये चीज़ें मार्केट को ड्राइव करेंगी और उम्मीद यही है कि मार्केट आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने दोबारा 2:30 बजे अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो मार्केट खुलने के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट के जो ड्रिवन है, जो ये आपका पूरा रोल ओवर मंथ भी आने का होता है, अब बहुत सी डेट्स जो हैं वो चेंज कर दी गई हैं मार्केट के अंदर। तो आप कैसा देख रहे हैं कि अब जब मार्केट में जब नया वीक, क्योंकि मंडे का दिन जो होगा वो छुट्टी का दिन है, उसके बाद मंडे से दोबारा हम 49,000 की जो वो सतह थी, यानी 50,000 हम एक बात कर रहे थे, वो नहीं रुक पा रही है। मार्केट जहाँ 48 भी जो है वो 47 पे फ़ौरन चला जाता है। 48 बनेगा मार्केट का इंडेक्स या 49 पे चला जाएगा? देखिए, मार्केट में ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स आए हैं। ये 49 इंडेक्स के बाद 48,900 के बाद हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस आती है यकीनी तौर पे, और अगर मार्केट ने वो ब्रेक की और मार्केट की अगर क्लोजिंग आती है नेक्स्ट वीक में 49,400 से ऊपर आती है, तो हमें लग रहा है मार्केट फर्दर वहाँ से अपसाइड दिखा सकती है 49,800 के बाद। फिर 50,000 का लेवल्स हैं, वहाँ पर मार्केट को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा क्योंकि नफसियाती तौर पर एक बड़ी हद है, उनको मार्केट ने क्रॉस करना है। ये भी याद रखने की जरूरत है कि नेक्स्ट वीक जो है वो मार्केट के अंदर एक रोल ओवर वीक है, फ्यूचर पोजीशन सेटल होती हैं। अब चूंकि पोजीशन बढ़ गई हैं, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आई है, तो इस बार थोड़ी सी दुश्वारी का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आखिरी में आप एक बात बताएं, आपने कहा था कि मार्केट में जब इलेक्शंस, ये हुकूमतें चली जाएंगी, इलेक्शन की डेट्स भी आएंगी या ये हुकूमत वक्त पे चली जाएगी तो एक अच्छा सपोर्टिव होगा। क्या वो सियासी मंजरनामा कितना इफेक्टिव होगा इस वक्त अगले वीक के लिए? देखिए, यकीनी तौर पे सारे इन्वेस्टर इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम सामने आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें IMF की कंप्लाइंस पूरी करनी है। और इस सिलसिले में उम्मीद ये की जा रही थी कि कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए ताकि जो मुल्क में जारी माशी मुश्किलात हैं उसको दूर किया जाए और IMF की कंप्लाइंस के ऊपर काम किया जाए। तो होपफुली नेक्स्ट वीक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आ जाएगा, तो फिर आप कोई नई स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे शहरियार ने हमें आज पूरा तफसीलन ये बताया कि मार्केट, क्योंकि वीक का पूरा एंड है, नेक्स्ट सेशन की तरफ मार्केट ने अभी जाना है, मार्केट में बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स उसको लेके आ रहे हैं जिसके अंदर मार्केट जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई जो हमको नज़र आ रही है, उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ 1000 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की लेन देन का सिलसिला इस वक्त जारी है। अयाज राना तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कैदी बच्चों के लिए सिंध चिल्ड्रन एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हुकूमत के जवाब दाखिल ना कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। 1 हफ्ते में जवाब मांग लिया और चीफ सेक्रेटरी सिंध को बुलाने का भी इंदिया दे दिया है। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने सरकारी वकील से मुकालमा किया, कहा जवाब दाखिल क्यों नहीं किया, बार बार चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ता है, ये है सरकारी अफसरान की कारकर्दगी। मजीद क्या मुकालमा हुआ है जानने के लिए बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या रिमार्क्स आए हैं सामने?
जी, सिंध भर में कैदी बच्चों के लिए सिंध चिल्ड्रन एक्ट पर अमल दरामद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत है। सिंध हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर जवाब तलब करने पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने बरहमी का इजहार किया है और ये रिमार्क्स दिए कि जवाब दाखिल क्यों नहीं कराया गया। बार बार चीफ सेक्रेटरी को बुलाना पड़ता है और अगर इस मरतबा भी जवाब जमा न कराया गया तो चीफ सेक्रेटरी को बराह रास्त तलब करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने ये रिमार्क दिए कि ये है सरकारी अफसरान की कारकर्दगी, कुछ तो नेक काम आप अपने हाथों से कर लें। सिंध हुकूमत ने चिल्ड्रन एक्ट के जो रूल्स हैं 2011 में वो मंजूर किए। ये कहना था काजी जावेद एडवोकेट जो कि दरख्वास्त गुजार हैं, उनका ये कहना है कि 13 बरस गुजर चुके हैं, बच्चों के लिए हर जिले की जेल में रिमांड रूम नहीं बनाया गया है। इनके साथ ही रिमांड रूम ना होने के बायस बच्चों को क्रिमिनल केसेस में कैदी जो दीगर अफराद हैं उनके साथ रखा जाता है। अब अदालत ने अगली समाअत पर चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब की है और ये तंबीह की है कि अगली समाअत पर जवाब जमा ना कराया गया तो चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब किया जाएगा। ठीक है, बिलाल अहमद हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे शहर में जारी मसाइल के हवाले से। गार्डन का इलाका भी सीवरेज से मुतासिर होने लगा है, लेकिन वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन को होश ना आया। बच्चों को मदरसा जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जुनेद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन के इलाके में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल देखने को मिल रही है। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर जो है वो सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। यहाँ पर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी जो है वो अपना काम करते हुए सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से गलियाँ जो है वो अब ब्लॉक हो चुकी हैं। जिस गली में मौजूद हूँ ये गार्डन के इलाके की गली है जो कि अलमारूफ बाबू बीडी वाली गली के नाम से भी जो है वो जानी जाती है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अभी भी जो है वो सेवरेज का पानी भरा पड़ा है, कीचड़ गंदगी का ढेर। ख़वातीन यहाँ से गुजर नहीं पाती हैं, बच्चे गुजर नहीं पाते हैं। 3 से 4 स्कूल यहाँ पर जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर रोज़ाना स्कूल के अंदर जो क्लासेस हो रही होती हैं, क्लासेस में भी बच्चे जो है यही शिकायत करते हैं कि स्कूल के अंदर जो है वो बड़ी बदबू आती है। ताहम यहाँ पर एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है जो कि अभी मदरसे जा रहा था और बहुत ही मुश्किल से इस रास्ते से गुजर कर जो है ये यहाँ पर पहुँचा है। बेटा, कितनी परेशानी होती है मदरसे जाने से? होती तो बहुत परेशानी में आना पड़ता है। मदरसे तो ज़्यादा मदद कुछ दिखाएंगे तो कहा सब तो नहीं छोड़ेंगे, कहा फिर निकाल भी सकते, 3 छुट्टी पे कहा सब निकाल लेते। तो ये कीचड़ है जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है, बदबू भी आती है, इधर से बड़ी गंदी बदबू आती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर एक स्टॉल लगाते हैं, कारोबार करते हैं। सर, बड़ा मुहाल हो गया होगा कारोबार करना? ये बहुत बुरा हाल है। यहाँ 1.5-2 साल से कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल। और यहाँ नमाजी हज़रात जाते हैं, बाबूदीन मस्जिद करीब है यहाँ नमाजी हज़रात जाते हैं, कीचड़ उड़ता है, कपड़े ख़राब होते हैं। इससे बहुत बुरा हाल है इस गली का। इनसे काउंसलरों से गुजारिश है कि जरा इसका हल कराए, वाटर बोर्ड से भी गुजारिश है इसका कोई हल कराए। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा बुरी सूरत हाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हमने यूसी चेयरमैन से रब्ता करने की कोशिश की है तो उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर जो है वो इस वक्त काम चल रहा है। ताहम 15 से 20 दिन के अंदर जो है ये मसला हल होने की वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने यकीन दहानी करवाई है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बफर जोन के इलाके KBR सोसाइटी में किल्लत आब के मसाइल के खात्मे के लिए रोड़ी क्लब के ताउन से RO प्लांट नस्ब किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन हाजिम बंगवान ने तामीर होने वाले RO प्लांट का मुआयना किया है। मजीद बात करेंगे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइए। जी बिल्कुल, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के इलाके बफर जोन KBR सोसाइटी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं जो कि सेक्टर लगता है 16A। 5000 से ज़ायद यहाँ पर घराने हैं जिनके लाखों मकीन गुज़िश्ता कई माह से किल्लत आब से की जो शिकायत है उससे दो चार थे। और इनका जो बुनियादी मसला है वो यही है कि पीने का पानी लाइनों में आ नहीं रहा और आ रहा है तो गंदा आ रहा है। यहाँ पर RO प्लांट लगाया जा रहा है ताकि कम से कम यहाँ के जो रिहायशी हैं उनको पीने का पानी जो है वो मिल सके। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और इसी प्लांट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आज़म बंगवार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा, एक देरीना मसला था यहाँ पे कि यहाँ पर पानी आता नहीं है और अगर आता है तो इंतहाई गदला आता है। लोगों को पीने के पानी की बहुत जो है वो शिकायत थी, हमने कई बार रिपोर्ट भी किया। फरमाइएगा क्या इक़दाम इसके लिए उठाए जा रहे हैं? तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि यहाँ जब पानी का बड़ा मसला है, काफ़ी हमारे एरियाज़ में पानी का मसला है, तो मेरी बड़ी क्लोज कॉल और मीटिंग्स चल रही हैं वाटर बोर्ड के साथ। पर जब तक वो है, पानी एक आपकी बेसिक नेसेसिटी है, आप लोगों को इससे दूर नहीं कर सकते हैं, ना इसको आप डिले कर सकते हैं। तो रोटरी
जो है थैंक्सफुली वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, स्पॉन्सर किया, तो ये रोटरी और मेरे साथ बनवा रहे हैं। वाटर प्लांट यहाँ शायद पहले भी था, आरओ प्लांट पहले होता था कि ज़माने में पता नहीं क्या हुआ, तो उसको हम दोबारा नया बना रहे हैं। यहाँ पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर पानी भी जब आएगा भी और आ भी रहा है, उसको लोगों को प्रॉपर क्लीन हाइजीनिक पानी मिले। एटमॉस्फेयर जो है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि हमने जो मुख्तलिफ आरओ प्लांट हैं वहाँ देखा है कि छीना झपटी और अजीब बेहंगम अंदाज में पानी की तकसीम हो रही होती है, उससे ज़यां भी होता है पानी का। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम उठा रहे हैं? तो वैसे ही मैं जो भी प्रोजेक्ट जब भी इनिशिएट करता हूँ मैं उसको मॉनिटर हमेशा करता हूँ। तो आप जो भी देखेंगे, जो भी अगर कॉम्प्लेक्स बने, कुछ भी बन रहा होता है, उसको मैं बड़ा क्लोज मॉनिटर करता हूँ। मैं कोई चीज़ बना के या लगा के छोड़ अबैंडन नहीं करता हूँ कि भाई आप हैंडल करो, नहीं, उसको आप क्लोज मॉनिटर करना होता है। और अगर आप बात करें इस एरिया की, पूरा एरिया अगर आप आर प्लांट को देख रहे हैं कि पूरा एरिया जो भी आप देख रहे हैं ख़राब है, ये प्रॉपर बनेगा, क्योंकि यहाँ इंसान आके अपना पानी लेंगे या फिल करेंगे या रीफ़िल करेंगे, तो यहाँ पूरी बेंचेस बनेंगी, यहाँ पूरी छोटी छोटी वॉल्स बनेंगी। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिएगा कि ये मसला तो आपने हल कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि रेनोवेशन भी यहाँ पर होगी। ये मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों का काम था, तो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे 2 माह हो गए हैं, वो कहाँ हैं और इस काम में उनका जो है वो कितना अमल दखल है? उनका कोई अमल दखल नहीं है इस काम पे, अभी तक तो कुछ भी नहीं है। और टू बी वेरी, अगर मैं सच भी बोलूँ तो ये इनिशिएट मैंने किया था लास्ट मंथ। हाँ, उस वक्त वो भी आ गए थे, तो बेसिकली आप बात सही है। ये लास्ट मंथ जब मैं एसी था, मैंने इनिशिएट ये किया था, पूरी प्लानिंग हुई थी। अब कोइंसिडेंटली अब ये हो रहा है, और ये सेकंड थर्ड डे है जो भी मेरे सेकंड एडिशनल चार्ज का एज अ TMC, तो उसके साथ साथ हो रहा है। पर अभी तक उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर वो फ्यूचर में करना चाहें, लेकिन हर कोई अपने तरीके से काम करता है। बिल्कुल, आज़िम बंगवार कह रहे थे कि अवामी खिदमत जो है वो अव्वलीन फ़लसफ़ा है उनका, और वो ये चाहते हैं कि लोगों को महदूद वसाइल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। इसी सिलसिले में रोटरी क्लब के ताउन से ये आरओ प्लांट का इफ्तिताह किया जा रहा है, जो कि 5000 से ज़ायद घरानों के मकीनों के पीने के पानी की कम से कम जो परेशानी है उसके खात्मे का सबब बनेगा। रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। कराची को साफ करने का मिशन, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद मुतहरिक हो गए हैं। सफाई के अमले की दौड़ें लगा दी। मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई ना होने पर अमले पर बरहम कहा, कचरा कौन साफ करेगा, सफाई का अमला कहाँ है और इलाके में मशीनरी क्यों ना पहुँच सकी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में सफाई के मामले पर खासतौर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद का असिस्टेंट कमिश्नर, जिनके पास टाउन कमेटी नॉर्थ नाज़िमाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर का आर्जी चार्ज भी है, वो बाकायदा तौर पर सफाई के मामले पर मुतहरिक हो चुके हैं। आज सुबह सवेरे जो है दफातर का वक्त खोलने से कबल ही जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में पहुंचे थे। वहाँ पर कचरे के कूड़े वहाँ पर मौजूद थे और बड़ी तादाद में कचरा मौजूद था, जिस पर उन्होंने सख्त बरहमी का इज़हार किया और फौरी तौर पर वहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर और सफाई के अमले को तलब किया, जिस पर कई जो सैनिटरी का स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं थे, खासतौर यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिस पर उन्होंने न सिर्फ सख्त बरहमी का इज़हार किया, इसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद सैनिटरी इंस्पेक्टर की तरफ से वजाहत की गई कि स्टाफ यहाँ पर नहीं पहुँच पाया और मशीनरी भी यहाँ पर नहीं पहुँची, जिस पर उन्होंने कहा कि मशीनरी ना पहुँची उनका मकसद नहीं है और ना ही स्टाफ वक्त पर पहुँचा और उनका काम नहीं है, उनको फौरी तौर पर सफाई चाहिए। उन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि वो सफाई के मामले की खुद निगरानी करें, अगर सफाई का निज़ाम ठीक न होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सफाई के अमले पर यहाँ पर मौजूद होना चाहिए और यहाँ पर मशीनरी मौजूद होना चाहिए, वो जिम्मेदारी जिनकी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और सफाई के अमल को जो है यकीनी बनाएं। उन्होंने सख्ती से कहा कि आएंगे यहाँ पर कचरा मौजूद रहा तो खुद निगरानी करेंगे और खुद ही जो यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर वो खुद ही कचरा उठाने के पाबंद होंगे, उसको उनसे नहीं पूछेंगे सफाई का अमला कहाँ गया। सैनिटरी इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे तौर पर यहाँ सफाई के अमल को यकीनी बनाएं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। आपको आगाह करते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर नई सब्सिडी दे दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से इस यौम आज़ादी पर यूटिलिटी स्टोर्स पर नए अंदाज में सब्सिडी दी गई है और सब्सिडी के हवाले से जो है वो नया तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराया गया है। तरीक़ाकार ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर्ड घराने हैं उनका गुर्बत का इंडेक्स जो है उस पर स्कोर जो है वो PMT 40 हो या फिर उससे कम होगा तो वो इन तमाम तर सब्सिडी के अहल होंगे। सब्सिडी मजमूई तौर पर 5 अशिया की दी गई है, जिसमें आटा है, घी है, चीनी है, दालें हैं। जो
PMT 40 से कम स्कोर वाले जो सार्फिन होंगे उनके लिए 10 किलो आटे का थैला जो है उसकी कीमत 648 रुपये होगी और घी की कीमत जो है वो फ़ी किलो 353 रुपये होगी। चीनी की कीमत जो है फ़ी किलो 100 रुपये होगी। दालों और चावल पे भी उनको जो है सब्सिडी दी गई है। इसके साथ साथ जो आम सारिफ होंगे उनके लिए जो है वो अलग कीमतें मुकर्रर की गई हैं, यानी कि वो सारिफ जो कि यूटिलिटी स्टोर पर आएंगे, शनाख्ती कार्ड का इंदराज कराएंगे और शनाख्ती कार्ड के इंदराज के बाद सिस्टम अगर PMT 40 इससे कम का स्कोर देगा या PMT 40 का स्कोर देगा तो वो सब्सिडी हासिल करेंगे। अगर PMT 40 से ज़्यादा का स्कोर देगा तो वो आम सारिफ कहलाएंगे। और आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर जो आटे का 10 किलो का थैले की नई कीमत जो मुकर्रर की गई है वो तकरीबन 1310 रुपये है। इसके साथ साथ आम सारिफ के लिए चीनी की नई कीमत जो मुकर्रर की गई है वो 146 रुपये है। घी की नई कीमत आम सारिफ के लिए 423 रुपये है। दाल चना की नई कीमत जो है वो आम सारिफ के लिए 250 रुपये के बजाय 275 रुपये होगी, जबकि 250 रुपये PMT 40 के सारिफ के लिए ये कीमत होगी। चावल की कीमत की बात करें तो आम सारिफ के लिए जो चावल का 5 किलो का थैला होगा उसकी कीमत 1450 रुपये होगी और PMT 40 के ज़ुमरे में आने वाले जो सार्फिन हैं उनके लिए चावलों के जो कीमत होगी 5 किलो थैले की वो तकरीबन 1400 रुपये होगी। इसी तरीके से दाल मसूर की बात करें तो दाल मसूर जो PMT के तहत जो सार्फिन होंगे उनके लिए 280 रुपये और आम सारिफ के लिए जो कीमत होगी वो 305 रुपये होगी। नई सब्सिडी जो है वो मुतारिफ कराई गई है, नया तरीक़ाकार मुतारिफ कराया गया है और इस हवाले से जो है शहरी जो परेशान है, जबकि नई सब्सिडी का जो इतलाक़ है वो फौरी तौर पर कर दिया गया है। जी। कराची शाहराह फैसल के मकाम नाथा खान पुल पर गड्ढा पड़ गया जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी है। मजीद बताएंगे मोहम्मद हमाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहराह फैसल नाथा खान पुल पर और नाथा खान पुल जो है वो मेयर कराची का मुंतज़िर है। उसकी वजह यह है कि नाथा खान पुल के बीचों बीच जो है एक ये गड़ा पड़ चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी ये ख़तरे का बाइस है और ये गड़ा जो है कल से पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं उनको थोड़ा परेशानी का सामना तो हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद हैं ट्रैफिक की रवानी को बरकरार करते हुए। भी देख सकते हैं आपके ट्रैफिक पुलिस जो मौजूद है, एहलकार मौजूद है जो कि जो गाड़ियाँ स्पीड में आ रही है उनको इशारे से जो है उनको कह रहा है कि वो एक रोड के जो है दाएं और बाएं जानिब चलाएं, सेंटर में ना चलाएं, क्योंकि सेंटर में ही बिल्कुल ये गड़ा पड़ा है। सबसे मेन बात ये है कि ये जो शाहराह फैसल की ये जो रोड है और ये रोड है जो कि एयरपोर्ट को टच करती है, जो है अवारी टावर से शुरू होता है शाहराह फैसल और फिर एयरपोर्ट पुल पर जाकर ख़त्म होता है। उसके बाद जो है वो आगे जाके मलीर काला बोर्ड, मलीर 15 और फिर जो है कायदाबाद से होता हुआ जो है नेशनल हाईवे को टच होता है। तो जो शहर से बाहर जाने वाले शहरी हैं वो इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जो एयरपोर्ट वाले जाने वाले शहरी हैं वो इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं। अमूमन शाम के तौर पे जब दफातर की छुट्टी होती है तो ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है और जो है ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। लेकिन हमने यहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से बात करने की कोशिश तो की है, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक को रवानी को बरकरार किया जाए। 2 रोज़ दूसरा रोज़ है इस गड़े को हुए। कल सुबह बता रहे हैं कि ये गड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक हमें इंतज़ामिया यहाँ पर नज़र नहीं आया कि इंतज़ामिया जो है फौरी तौर पर इसकी मुरम्मत का काम शुरू करे। जी। लियाकताबाद 6 नंबर की गलियों में जमा गंदे पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकताबाद 6 नंबर में मौजूद हूँ और सीवरेज के पानी ने यहाँ भी जो है वो शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया है। लाइनें चौक होने के बाद जो है सीवरेज का पानी सड़क पे आ चुका है और पूरी जो है वो गली को मुतासिर किया हुआ है। 4 गलियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, चारों गलियों में जो है सीवरेज का पानी ठहरा हुआ है। बाइक पर सवार शहरी हों या साइडों से गुजरते हुए मुसाफिर हों, हर एक जो है इस गंदे पानी से होके जो है उसको गुजरना पड़ता है। सारी कारोबारी दुकानें यहाँ पर आसपास में मौजूद हैं, दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करके जान लेते हैं किस हद तक आपको जो है इससे नुकसान पहुँचता है। कस्टमर के हवाले से भी बड़ी परेशानी होती है और उसके अलावा गाड़ियाँ वगैरह की वजह से भी परेशानी होती है, जिसकी वजह से आए दिन ये है कि भरता रहता है और गड्ढे शड्डे भी इतने हुए हैं। यहाँ पे गाड़ी पे कोई सौदा लेके जाता है तो वो सौदा भी गिर जाता है। तो और मज़ीद हमारे पास आते हैं कि ये चावल हमारे गिर गए, पानी गंदा भरा हुआ था, गटर भरा हुआ था, तो उसकी वजह से ये आए दिन की खैर प्रॉब्लम है। हर 4 दिन में 3 दिन में ये होता रहता है। बाकी कंप्लेन है। आप ही बताएं कि आप लोगों ने अब तक कोई कंप्लेन नहीं की? यूसी के काउंसलर कहाँ हैं? यूसी का कंप्लेन करी थी, यहाँ पे गंदगी बहुत हो रही थी, कचरा भी बहुत हो रहा था। अब कंप्लेन करी है, कंप्लेन के बावजूद यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। हर दूसरे चौथे दिन यहाँ पे गटर का पानी उबलता रहता है, हर किसी को परेशानी है।
तो आपका तो घर भी यहाँ पे, लिहाजा बच्चों का रोज़ाना का गुजरना है, स्कूल जाना है, सब मुतासिर है। सब मुतासिर है, आने जाने वाले भी मुतासिर, हम भी मुतासिर है। अब यूसी में कंप्लेन करने के बावजूद जो है यहाँ पे काम नहीं हो रहा। बिल्कुल यकीनन आपने सुना कि इनका कहना है कि बड़ी मुश्किलात का सामना है। चारों तरफ जो है वो दुकानें हैं, राशन की, कपड़ों की, हर चीज़ की। यहाँ पे रहने वाले रिहायशी तक परेशान हैं। कंप्लेन करने के बाद जो है वो काउंसलर जो है वो यहाँ पर आकर कोई नज़रसानी नहीं कर रहे। इस वक्त भी स्कूल के बच्चे जो है वो अपना बच बचाव करके जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। जी। सिंध हाई कोर्ट में पार्कों में शहरियों के दाखिले के लिए फीस की वसूली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। समाअत से मुतल्लिक बात करेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, KMC के ज़ेर इंतज़ाम अवामी पार्क्स में दाखिला फ़ीस के टेंडर अजरा करने का ये मामला है। तारिक मंसूर एडवोकेट हैं जिनकी जानिब से टेंडर्स के अजरा के ख़िलाफ़ एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी और आज इस केस की समाअत की है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस इरफान सादत खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दौरान समाअत अहम पेशरफ्त हुई है और KMC हुकाम की जानिब से बाकायदा तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया है, जिसमें अदालत को ये बताया गया है कि तमाम तर ऐसे टेंडर्स जो कि दाखिला फ़ीस मुकर्रर करने से मुतालिक थे उनको मनसूख कर दिया गया है और अब अवामी पार्क्स में किसी भी किस्म की दाखिला फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। अदालत ने इस केस में अब दरख्वास्त गुजार से जवाबुल जवाब तलब कर लिया है। इंदा समाअत के लिए इससे कबल तारिक मंसूर एडवोकेट का ये कहना है कि KMC के ज़ेर इंतज़ाम जो अवामी पार्क्स हैं उसमें दाखिला फ़ीस मुकर्रर की जा रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट्स हैं उनकी सरहद खिलाफ वर्जी है। लिहाजा इन टेंडर्स को गैर कानूनी करार देते हुए इन्हें कलअदम करार दिया जाए और KMC को दाखिला फ़ीस मुकर्रर करने से रोका जाए। अब KMC की जानिब से बाकायदा जवाब जमा कराया गया है जिसमें यह कहा गया है कि इन टेंडर्स को मनसूख कर दिया गया है और अब किसी भी किस्म की शहरियों से दाखिला फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शारा नूरजहां पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए प्लम्बर बनकर घरों में डकैती करने वाले 2 मुलजमानों को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, शारा नूरजहां पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। घर के अंदर जो है वो प्लम्बर बनकर जो है वो डकैती की वारदात करने वाले जो है 2 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। SHO शारा नूरजहां इमरान आफरीदी की सरबराही में ये कार्रवाई जो है वो की गई है। ये मुलजिमान हैं वो 2 जिन्होंने शादमान फरीदुद्दीन नामी शख्स के घर में जो है वो वारदात की थी। मोबाइल फ़ोन जो है वो उन्होंने यहाँ से उनसे घर से जो है वो चोरी की थी। ये बताओ कि कहाँ पर जो है वो की थी वारदात प्लम्बर बन के? जी हाँ बाजी, मुझे एक एड्रेस दिया था काम के लिए, तो मैं हर जगह पे काम करता हूँ प्लम्बरी का, और वो एड्रेस मैं गलत एड्रेस पे किसी से पूछा तो गलत मकान पे चला गया। जब मैं अंदर गया हूँ तो मैंने कहा ये तो नहीं है जिस घर पे मैं आया हूँ ना काम करने, ये वो जगह नहीं है। क्या चोरी किया था? दो मोबाइल थे भाजी। बाकी प्लम्बर, तुम भी प्लम्बर का काम करते हो? जी। नाम क्या है तुम्हारा? इसरार। कब से करो प्लम्बर का काम? भाजी ये मुझे तो 3-4 साल हो गए। ये देख रहे हैं आप, ये प्लम्बर हैं जो कि घरों में जाकर काम करते हैं और फिर चोरी भी करते हैं। फिलहाल जो FIR हुई भी है मुद्दई की जानिब से, उसके अंदर बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि सोना और कुछ पैसे भी जो है वहाँ से जो है गायब हुए हैं। फिलहाल जो है तफ्तीशी पुलिस जो है इस हवाले से तफ्तीश कर रही है। इनको जो है वो अभी 3 रोज़ा रिमांड के ऊपर जो पुलिस के हवाले जो है वो किया गया है। शहर कैद में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। झंडा गली में कौमी परचमों की फ़रोग के साथ फेस पेंटिंग भी की जा रही है। बच्चे बड़े सब चेहरे और हाथों पर परचम बनवा रहे हैं। सबा परवेज़ बताएंगी। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है और शहरी जो है पुरजोश हैं जश्न आज़ादी के लिए। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो मेरे साथ इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ झंडा गली में, जहाँ पे पेंटिंग्स, फेस पेंटिंग जो कि वाटर प्रूफ है, चमकीली, और उसके अलावा जो है वो ब्रशेस और मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें जो है वो 14 अगस्त की मुनासबत से मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे स्टॉल वाले, इनसे जानते हैं कि मुझे बताइए कि ये किस तरह आप करते हैं और क्या प्राइस है? इसकी 50 रुपये की ये 2 है, ठीक है। कलर वाटर कलर है हमारे पास। हाथ में जो है वो ये पेंटिंग कर रहे हैं और इसमें जो है वो ये झंडा बनाएंगे, परचम बनाएंगे, कौमी परचम बनाएंगे। खातून के हाथ में जो है वो ये बहुत खूबसूरत तरीके का जो है वो